गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर चल रहे थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है। ऑप्टिक्स में हम लोग विभिन्न प्रकार के घटनाओं के बारे में ही तो पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में और कुछ नहीं है, पूरा ऑप्टिक्स हम लोग प्रकाश के घटना के बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का विवर्तन, ये सारी क्या है? प्रकाश की घटना है। प्रकाश पता ही है हमेशा पाया जाता है रेडिएशन के रूप में। प्रकाश पाया जाता है एक पार्टिकल के सिस्टम में, जिसको आगे चलकर हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, उसको कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। तो प्रकाश में कणिकाएं भी होती है, उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। उसको फोटोन भी कहा जाता है, उस प्रकार की कणिकाओं को। तो गौर करना है, यहाँ ऑप्टिक्स एक बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ पार्ट है फिजिक्स का, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब हम लोग आज के इस क्लास में अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कभी एक सिद्धांत ऐसा डेवलप हुआ जिसने कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को सत्यापित करता है। यानी अब पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसका हिंदी है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, अब इसे समझना है। When the ray of light is moving from one medium to other medium, then the ray of light is refracted. If the light reflected through the second medium and come back on the same path, come back on the same path.
इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ध्यान देना है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब वह अपवर्तित हो जाती है। हिंदी बोल रहे हैं इसका भाई, हिंदी मीडियम वाले को नोट करना है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब वह अपवर्तित होती है। यदि प्रकाश दूसरे माध्यम से उसी रास्ता से होकर परावर्तित हो जाए, यदि प्रकाश उसी रास्ता से होकर परावर्तित हो जाए, यदि प्रकाश दूसरे माध्यम द्वारा उसी रास्ता से होकर परावर्तित हो जाए, तब इसे प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तब इसे प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। अब समझना है हम लोगों को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है। देखो, ये एक अदर मीडियम है, इट इज द नॉर्मल लाइट आया, रिफ्रैक्शन हुआ, इस पे पड़ा, यहाँ क्या है, मिरर है, ये फर्स्ट मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये सेकंड मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट आया, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। लाइट जब फर्स्ट मीडियम से आया सेकंड मीडियम में गया, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन यहाँ एक मिरर रखा हुआ है, इस मिरर के कारण लाइट पुनः उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। तो लाइट जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस सिद्धांत को, जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे में गया, दूसरे से फिर लाइट पहले में आ गया, इस प्रकार के प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। तो याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में प्रकाश जिस माध्यम से जाती है दूसरे माध्यम में, फिर पुनः परावर्तित होकर पहले माध्यम में आ जाती है, और इसी सिद्धांत का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब हम लोग इसमें फार्मूला आज डिराइव करेंगे, और उस फार्मूला में देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के आधार पर किस तरह का फार्मूला डिराइव होता है। तो यहाँ पर गौर करना है फार्मूला। सबसे पहले फॉर फर्स्ट टू सेकेंड, फॉर फर्स्ट टू सेकेंड मीडियम, जब लाइट पहले से दूसरे में आया है तो यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल का पूरा नाम क्या है, विलबर्ट स्नेल। स्नेल कहाँ के वैज्ञानिक थे, डच साइंटिस्ट है स्नेल। स्नेल ने एक नियम कब दिया था रिफ्रैक्शन का, 1621 में। तो गौर करना है, स्नेल्स लॉ से चलते हैं। कल पिछले क्लास में स्नेल्स लॉ बताए थे। स्नेल्स लॉ में अब गौर करना है, स्नेल्स लॉ में यहाँ पर लाइट पहले से जब दूसरे में आया है तो ये हो जाएगा साइन आई, बाय हो जाएगा साइन आर, इक्वल टू, पहले से दूसरे में गया तो यहाँ μ1 और ये 2। स्नेल्स लॉ,
एक क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको 1 मान लिए। ये जब लाइट पहले से दूसरे में आया तब। अब यहाँ पर फॉर सेकेंड टू फर्स्ट मीडियम, फॉर सेकेंड टू फर्स्ट मीडियम। देखो भाई, सेकेंड टू फर्स्ट मीडियम में जब सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में फिर लाइट रिफ्लेक्ट कर गया, तो सेकेंड से जब फर्स्ट में रिफ्लेक्ट कर गया तो अब हो जाएगा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हो जाएगा, आर। ये हो जाएगा साइन आर, और बाय हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तब कौन हो जाएगा, आई। और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पर म्यू टू म्यू वन। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। देखो भाई, तो जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आया तब इक्वेशन फर्स्ट, जब रिफ्रैक्शन होकर के फिर रिफ्लेक्शन हो गया तो फिर इक्वेशन नंबर सेकंड, जब दूसरे से पहले में गया तब इसमें स्नेल्स का लॉ यूज हुआ है। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को लेकर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन कब आया, जब लाइट पहले से दूसरे में गया। सेकंड इक्वेशन कब आया, जब लाइट दूसरे से पहले में आया। स्नेल का लॉ यूज किए। अब यहाँ पर LHS को LHS से मल्टीप्लाई होगा, साइन आई बाय साइन आर, और फिर इनटू ये हो जाएगा साइन आर बाय साइन आई, और इधर ये हो जाएगा म्यू 1 2 और ये हो जाएगा म्यू 2 1। कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा 1, ये हो गया म्यू 1 2 और ये म्यू 2 1, और लिख सकते हैं म्यू 1 2 इक्वल टू 1 बाय म्यू 2 1। It is the formula for principle of reversibility। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के लिए ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला हमें प्राप्त हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एक ऐसा सिद्धांत है जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलना शुरू करता है, लेकिन पुनः दूसरे माध्यम से रिफ्लेक्ट होकर पहले माध्यम में आ जाता है। देखो भाई, अब गौर करने वाली बात है कि हम यहाँ पर हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हो, हम लोग सभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब पढ़ाई साफ है नेटवर्क के सहायता से हो रहा है। और नेटवर्क के सहायता से हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब साफ है कि हम लोग एक नेटवर्क के सिस्टम से नेटवर्किंग पे पढ़ रहे हैं। हमेशा कंप्यूटर पे पढ़ाई करना, मोबाइल पे पढ़ाई करना, ये आसान मैटर नहीं है। इससे आँखों पे बहुत जोर पड़ता है, माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अभी के इस दौर में एक ऐसी स्थिति डेवलप हुई है जिसमें हम सबों को इस तरह से पढ़ना और पढ़ाना आवश्यक हो गया है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय टू द पॉइंट बने रहें। ऐसे भी मेरा पहले से भी सिद्धांत रहा है और आप सबों ने पहले से क्लास किया है और देखा है, हम पढ़ाई से अलावा, पढ़ाई के अलावा कोई भी बात करना उचित नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जीवन में कौन कीमती है? टाइम। और टाइम को कभी भी बेवजह मिस नहीं करनी चाहिए। शिक्षा कई प्रकार का होता है और इस प्रकार की शिक्षा हमें हमेशा धैर्य पूर्वक हासिल करनी चाहिए। और इस तरह की शिक्षा जब हम धैर्य से हासिल करते हैं तो हम एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं, जैसे अभी हम सबों के सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई है। आप सभी स्टूडेंट को पढ़ने में घर पर कठिनाइयाँ हो रही है। बहुत को टाइम पे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, बहुत का डाटा खत्म हो जा रहा है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम लोग के साथ भी हो रही है। इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई कराने में हम लोग भी लगता है कि अब
कौन कितना विद्यार्थी कितना फॉलो कर पा रहा है, ये सामने और उस दूर में दोनों में अंतर हो जाता है। अभी सामने में तुरंत पूछने का मौका रहता है क्लास में किसी भी स्टूडेंट को, कहाँ पे दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, तो तुरंत हम लोग क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दूर बैठकर ये तुरंत पता नहीं चल पाता। भले बहुत से स्टूडेंट का SMS से पता चलता है, उसका जवाब हम देते रहते हैं। अगर आप सौ में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब हम कोशिश करते हैं इमीडिएटली दे दें। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए 1 बाय 1 थोड़ा समय उसमें लग सकता है। तो अब गौर करना है यहाँ, तो क्लास में बैठ करके हम लोग आराम से सारे चीज़ों को तुरंत मेंटेन कर सकते थे। लेकिन दूर से समझाना, बहुत दूर बैठकर किसी स्टूडेंट को समझाना थोड़ा सा एक नया प्रकार का चीज होता है। तो गौर करना है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सबने समझ गया है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मुख्य सिद्धांत यही है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में आती है, दूसरे से पुनः पहले में जाती है, तो इस सिद्धांत को ही हम लोग प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। और इसका फॉर्मूला निकला μ12, यानी μ12 प्रकाश पहले से दूसरे में गया इक्वल टू 1/μ21, मतलब दूसरे से पहले में आया। यह सिद्धांत स्पष्ट साबित करता है प्रकाश पहले से दूसरे में, यहाँ दूसरे से पहले में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम लोग कब पढ़ते हैं 11 में। और ये था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कब है, यूनिट एंड डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कब है, ऑप्टिक्स में। अब गौर करना है आगे। रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम, विभिन्न माध्यम द्वारा अपवर्तन। विभिन्न माध्यम द्वारा अपवर्तन। देखो भाई, तो विभिन्न माध्यम द्वारा अपवर्तन हम लोगों को अब समझना है। अब एक एक करके हम लोग इस चैप्टर के भी सारे चीजों को समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये सारी चीजों को ध्यान से अपने अपने घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करते हैं इसका पीछे का जो टॉपिक है सब रिवाइज करते होंगे। और ये अगर प्रवृत्ति आप में बनी रही, इस विकट स्थिति का भी हम लोग एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं। अब सामने है रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम, विभिन्न माध्यम द्वारा अपवर्तन। ध्यान देना है इसमें फिगर पर में। देखो भाई, यहाँ पर मान लिए एयर है फर्स्ट मीडियम, यहाँ पर कोई लिक्विड है, हो सकता है ये ऑयल हो,
ये वाटर और ये एयर है और इधर भी एयर है। ध्यान देना है, एयर, ऑयल, वाटर, एयर और भी हो सकता है, डिफरेंट मीडियम, इन्फिनिटी तक जा सकता है। लाइट यहाँ पर चला, आया, नॉर्मल रिफ्रैक्शन हुआ, फिर लाइट, अब ये ऑयल अगर ये डेंसर है, रेयर में जाएगा तो ये इधर आएगा, फिर और इधर जाएगा तो और इधर जाएगा, रिफ्रैक्शन हो गया। अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्शन हो गया, पिछले क्लास में रिफ्रैक्शन पढ़ाए थे। अब गौर करना है आगे, ये है एंगल I1, ये है R1, ये क्या होगा R1, इसका फिगर फिर से यहाँ पे बना दें, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है इसलिए यहाँ एंगल ठीक से नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक फिगर हम लोग फ्रेश करके बना लेते हैं जिसमें केवल एंगल दिखाई पड़ेगा ठीक से। I1 R1, ये क्या होगा, फिर ये R1 है, अल्टरनेट एंगल, और फिर ये R2 और ये फिर R2 और ये फिर I, एयर एयर। अब गौर करना है, यहाँ पर सेम मीडियम हो गया, ये μ1, μ2, μ3 और ये फिर μ1 हो गया। पहले मीडियम के लिए चलते हैं, पहला और दूसरा के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एयर, ऑयल, वाटर, एयर मान सकते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यह हो गया फर्स्ट मीडियम, कुछ भी हो सकता है, यह हो गया सेकंड मीडियम, यह हो गया थर्ड मीडियम और ये फिर क्या गया फर्स्ट मीडियम। अब ध्यान देना है यहाँ पर फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम, पहले और सेकंड मीडियम के लिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ ये हो जाएगा साइन I1 बाय साइन R1 इक्वल टू क्या होगा μ12, μ12 इक्वेशन 1। इसी तरह फॉर सेकंड एंड थर्ड मीडियम, फॉर सेकंड एंड थर्ड मीडियम, ध्यान देना भाई, सेकंड एंड थर्ड मीडियम के लिए चल रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड मीडियम के लिए जब चलेंगे तो यहाँ पर माना जाएगा साइन ये वाला एंगल कितना है R1, तो ये हो जाएगा R1 बाय साइन ये एंगल कितना है R2 साइन R2, इधर कितना म्यू और ये 2 3 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। फॉर कौन मीडियम 3, थर्ड एंड फर्स्ट, फॉर थर्ड एंड फर्स्ट मीडियम। देखो भाई तीसरे और पहले मीडियम के लिए चलते हैं हम लोग, ध्यान देना है। तीसरे और पहले मीडियम के लिए जब चलेंगे ये हो जाएगा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ R2, ये हो गया R2 और बाय साइन क्या हो गया I1 है I1
I1 इक्वल टू कितना हो गया 3 1, ये हो जाएगा म्यू 3 1। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर ये हो गया पहले दूसरे के लिए, ये हो गया दूसरे तीसरे के लिए, ये हो गया तीसरे पहले के लिए। मल्टीपल मीडियम है, इसको हम लोग मीडियम इन सीरीज भी बोलते हैं। जब बहुत सारे मीडियम को एक साथ अगर अलग अलग एकदम सीक्वेंस में जोड़ दें, सीरीज में जोड़ दें, ऐसी स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू सीरीज मीडियम। इसको हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड स्लैब भी कर सकते हैं, इसको रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम भी बोल सकते हैं। तो देखो अब समझना है, इस तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तीनों इक्वेशन को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ गया साइन I1 बाय साइन R1, इधर आ गया साइन R1 बाय साइन R2, और फिर आ गया साइन R2 बाय साइन I1 इक्वल RHS में आ गया म्यू 1 2 म्यू 2 3 और म्यू 3 1। ध्यान देना है, यहाँ पर ये मान इससे कैंसिल हुआ, ये मान इससे कैंसिल हुआ, क्या बचा 1। यहाँ पे आ गया म्यू 1 2, यह हो गया म्यू 2 1 और ये हो गया म्यू 3 1। इस सभी का मान क्या आ गया 1 आ गया। क्या प्रूव हुआ? प्रूव यही हुआ कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट मीडियम इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो इस तरह की चीजों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं डिफरेंट मीडियम के सेंस में, और डिफरेंट मीडियम जितना भी मीडियम रहे उस सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा 1 होगा। अगर 5 मीडियम है, 6 मीडियम है, 10 मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 ही होगा। नॉट, इस बात को याद रखना है इस तरह से, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम is equal to 1. The product of refractive index of different medium is equal to 1. देखो भाई, जब भी कभी रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान 1 होगा। जैसे म्यू 1 2, म्यू 2 3, म्यू 3 4, डॉट 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 चलते रहेगा, इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो ये था एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम से होकर किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन अलग अलग मीडियम से होने के बाद जब भी कभी फाइनल फार्मूला डिराइव होगा तो याद रखना है अपवर्तनांक का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा 1 होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जब जितना भी मीडियम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब भी प्रोडक्ट निकालेंगे वो हमेशा 1 होगा। न्यूमेरिकल में इस कंसेप्ट का भी यूज बहुत जगह पड़ता है, इसलिए कंसेप्ट को याद रखना है। जितना भी मीडियम होगा, चाहे वो एयर से ग्लास में जाता हो, ग्लास से वाटर में जाता हो, वाटर से ऑयल में जाता हो, सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रोडक्ट करेंगे, उसका मान
वन होगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज। याद रखना है, अलग अलग प्रकार के थ्योरी और न्यूमेरिकल में इसका उपयोग होगा। अगला नंबर पे हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रियल डेप्थ apparent depth and apparent shift। देखो भाई, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें से बहुत सारा पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकल के लिए होता है थ्योरी, बहुत सारा पॉइंट जो है वो न्यूमेरिकल के लिए होता है थ्योरी, बहुत सारा पॉइंट जो है वो एक मिक्स टाइप का थ्योरी होता है। तो सारी प्रकार की थ्योरी को हम लोग को पढ़ना होता है और थ्योरी से ही हम लोग हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, सारी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो समझना है, रियल डेप्थ, apparent डेप्थ एंड apparent shift। रियल डेप्थ का मतलब है वास्तविक गहराई, apparent डेप्थ आभासी गहराई, apparent shift आभासी विस्थापन। शिफ्ट का मतलब एक तरह से विस्थापन होता है। अब देखो, इसको apparent डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, apparent shift या apparent डिस्प्लेसमेंट। तो रियल डेप्थ, apparent डेप्थ एंड apparent shift, पहले तीनों को अलग अलग करके हम लोग 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे और जब डिफाइन कर लेंगे तो फिर तीनों पर हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे और उस फार्मूला को ध्यान से समझना है। पहले सबका डिफिनेशन समझना है गौर से। नंबर 1, रियल डेप्थ वास्तविक गहराई। देखो भाई, रियल डेप्थ वास्तविक गहराई, तो वास्तविक गहराई क्या है, रियल डेप्थ किसे कहते हैं, अब ये बात समझने का है। सबसे पहले डिफिनीशन। देखो भाई, कोई भी डिफिनीशन हमेशा ऐसा देना चाहिए जो हमें समझने में और उस चीज़ों को एक्सप्रेस करने में आसानी हो। हर चीज़ों का नाम भी उसके सिस्टम को अभिव्यक्त करता है, यानी व्यक्त करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर रियल डेप्थ से साफ पता चलता है वास्तविक गहराई है, ये समझने की बात है फिगर द्वारा। लेकिन डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन डायरेक्ट है, द actual thickness of a transparent medium, the actual thickness of a transparent medium is called
रियल डेप्थ। देखो भाई, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। अब ऐसा परिभाषा न दे दें जो कि अब बहुत लेंदी हो जाए, डिफिनीशन उसको अब याद करने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, पर ये आसानी से समझ सकते हैं। द एक्चुअल थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रियल डेप्थ। किसी पारदर्शक माध्यम के मूल गहराई को, यानी मूल मोटाई को, उसका वास्तविक गहराई कहते हैं। किसी पारदर्शक माध्यम के मूल मोटाई को उसका वास्तविक गहराई कहते हैं। तो यानी वास्तविक गहराई जो है, जैसे कांच का एक प्लेट है, ये जितना ये कांच का प्लेट जितना लंबा हुआ, यही इसका रियल डेप्थ हुआ। किसी बाल्टी में अगर हम पानी भर दिए हैं, तो जितना पानी उसमें भरा हुआ ऊपर से नीचे पैंदी तक, अप से डाउन तक, टॉप से बॉटम तक जितना पानी बाल्टी में भरा हुआ, वो उसका रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ क्लियर है? डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल टी से। नंबर 2, अपरेंट डेप्थ। देखो भाई, अब समझना है अपरेंट डेप्थ क्या है। अपरेंट डेप्थ का सिंबल होगा ए, और इसका हिंदी है आभासी गहराई। अपरेंट डेप्थ को हिंदी में कहेंगे आभासी गहराई। अब देखो, अपरेंट डेप्थ क्या है, अब ये समझना है। The thickness of transparent medium which is visible it is called apparent depth। देखो भाई, apparent depth का डिफिनेशन है the thickness of transparent medium which is visible it is called apparent depth। इसका हिंदी हुआ पारदर्शक माध्यम का वह मोटाई, पारदर्शक माध्यम का वह मोटाई जो दृश्य होता है, मतलब जिसे देखा जा सकता है, जो दृश्य होता है उसे आभासी गहराई कहते हैं। एक बार फिर से मिला लेना है, पारदर्शक माध्यम की वह मोटाई जो दृश्य होता है उसे आभासी गहराई कहते हैं। मतलब मान लो अगर एक बाल्टी में पानी है, जितना पानी है वो क्या है? रियल डेप्थ है। अब हमें रिफ्रैक्शन के कारण पढ़ा होगा, पहले भी पता होगा कि वो बाल्टी का पैंदी ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। ऊपर उठा हुआ मालूम करना कारण है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। और अगर ये रिफ्रैक्शन के कारण इतना रियल डेप्थ था, दिख रहा इतना, ये इतना जो दिख रहा है, जितना विजिबल है, दिस विजिबल पार्ट इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। इसी को हम लोग अपरेंट डेप्थ कहेंगे, जितना दिखाई पड़ रहा है। अब तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में है अपरेंट शिफ्ट। इसको एस से डिनोट करते हैं। इसका हिंदी है आभासी विस्थापन। देखो भाई, अपरेंट शिफ्ट को हम लोग आभासी विस्थापन कहते हैं। इसको हम लोग
अपरेंट शिफ्ट को आभासी विस्थापन यानी अपरेंट डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको। अपरेंट डिस्प्लेसमेंट बोले या अपरेंट शिफ्ट बोले, बोथ आर इक्वल, दोनों एक ही चीज है। अब इसका डिफिनेशन, the thickness of transparent medium which is not visible it means this thickness is move up or down due to refraction. It is called apparent shift. देखो भाई, apparent shift क्या है? The thickness of transparent medium which is not visible. It means not visible का मतलब क्या है समझना है? It means this thickness is move up or down due to refraction. It is called apparent shift. इसका हिंदी है पारदर्शक माध्यम की वह मोटाई, पारदर्शक माध्यम की वह मोटाई जो दृश्य नहीं है, पारदर्शक माध्यम की वह मोटाई जो दृश्य नहीं है। इसका अर्थ है कि यह मोटाई अपवर्तन के कारण ऊपर या नीचे हो जाती है। इसका अर्थ है कि यह मोटाई अपवर्तन के कारण ऊपर या नीचे हो जाती है। इसे ही आभासी विस्थापन कहते हैं, इसे ही आभासी विस्थापन कहते हैं। डिनोट किसे करेंगे? एस से डिनोट करेंगे। तो ध्यान देना है, इसमें 3 बात आया। क्या क्या आया? रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और अपरेंट शिफ्ट। अब तीनों को हम लोगों को फिगर द्वारा ध्यान से समझना है और इसका फिर फॉर्मूला भी डिराइव करना है, जिसका उपयोग न्यूमेरिकल के लिए होगा। ठीक है, ये एक टब है और इस टब में कोई लिक्विड है, मे बी वाटर। देखो भाई, ये एक टब है और इस टब में क्या भरा हुआ है? लिक्विड। लिक्विड हो सकता है वाटर हो, कोई ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, कुछ भी हो।
इसमें फिलअप किया हुआ है। तो यहाँ से अब एक पॉइंट सोर्स है, लाइट सीधा जा सकता है, निकल गया, और एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ आया। कंसीडर दैट दिस पॉइंट इज पी क्यू। इसको थोड़ा फिगर को यहाँ आई है, देख सकते हैं। अब गौर करना है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये पी क्यू। इस पॉइंट को हम लोग ए मान लिए, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लिए। ये जब आई है और ये आर है, तो ये लाइट इधर से आया, इस जगह ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन जब पैरेलल है, ये तिरछी रेखा है, यहाँ पे ये मान भी आई हो जाएगा एंगल। और फिर इसके लिए देखें, ये लाइन आ रहा है, तो ये आर है, तो ये भी एंगल क्या होगा? आर हो जाएगा, है ना। अब इसका ये आई हो गया, इसका आर हो गया। अब ध्यान देना हम लोगों को इस जगह कि इतना सा जो मान है, इसको ए न मानकर, क्योंकि ए अपरेंट डेप्थ है, इसको हम लोग कैपिटल आर मान लिए। इतना सा जो डिस्टेंस है, ये ही ये अपरेंट डेप्थ है, जो दिख रहा है, विजुअल है। इतना सा जो डिस्टेंस है, ये अपरेंट शिफ्ट है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो डिस्टेंस है, ये रियल डेप्थ है। तो देखो भाई, फिगर को ध्यान से समझने की जरूरत है। इसको हम लोग इधर भी बना सकते हैं, ये रियल डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक रियल डेप्थ हो गया। तो इतना सा जहां पर ये दिख रहा है, ये क्या हो गया? अपरेंट डेप्थ हो गया। जो नहीं दिख रहा है वो मूव कर गया, ऊपर मूव कर गया, ये क्या हो गया? अपरेंट शिफ्ट हो गया। और जो पूरा है, जितना उसमें भरा हुआ है, ये क्या है? इसका रियल डेप्थ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पी क्यू है, लेट पी क्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ इज इक्वल टू कितना? टी। ये जो पी, ये क्यू बी है, क्यू बी इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या? ए। और ये जो बी पी है, बी पी, इट इज अपरेंट शिफ्ट। इसको डिनोट किससे कर रहे हैं? एस से कर रहे हैं। तो ये हो गया पूरा रियल डेप्थ, ये हो गया अपरेंट डेप्थ, और ये हो गया अपरेंट शिफ्ट। अब इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे, इसका फॉर्मूला। देखो भाई, तीन चीजें यहां पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। पहला रियल डेप्थ, दूसरा अपरेंट डेप्थ, और तीसरा अपरेंट शिफ्ट। तीनों एक दूसरे पर आधारित है। अलग अलग तरीका से हम लोग उस पर क्लियर नहीं हो सकता। क्लियर तभी होगा जबकि तीनों को एक साथ लेके समझेंगे। तो यहाँ पे जितना इसमें लिक्विड या वाटर भरा हुआ है, वो रियल डेप्थ है।
एक्चुअल डेप्थ वही हुआ, रियल डेप्थ हुआ। जहां दिखाई पड़ रहा है जितना, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, तो इस आदमी को अब कहाँ दिखाई पड़ेगा, ये पॉइंट दिखाई नहीं पड़ेगा पी पॉइंट कहाँ दिखाई पड़ेगा, बी पर। तो क्या हो गया, शिफ्ट कर गया, उसमें ऊपर शिफ्ट कर गया। जब ये ऊपर शिफ्ट कर गया तो इतना ही दिखाई पड़ेगा, जितना दिखाई पड़ेगा वो क्या हुआ, एपरेंट डेप्थ। जो दिखाई नहीं पड़ा वो क्या है, एपरेंट शिफ्ट। तीन बातें क्लियर है सबका। अब देखो, गौर करना है, हम लोगों को इसका मान निकालना है, डिराइव करना है कि क्या फार्मूला डिराइव होगा। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर म्यू इक्वल टू एक और चीज, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो म्यू यहाँ पर हम लोग क्या मान लिए, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऊपर क्या है, एयर है। अब ध्यान देना है, यहाँ पर चलते हैं हम लोग इस जगह, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में ध्यान देना है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में इस एंगल के लिए, आई के लिए, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो साइन आई का मान कितना होगा, साइन आई इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच। साइन आई के लिए क्या होगा, क्यू आर बाय हो जाएगा पी आर, ये हो जाएगा क्यू आर बाय हो गया पी आर। इन ट्रायंगल, इस एंगल के लिए, आर के लिए, इसके लिए, इन ट्रायंगल का नाम क्या होगा, बी क्यू आर। इन ट्रायंगल बी क्यू आर, इसमें क्या निकलेगा हम लोग को, साइन आर। साइन आर का मान इस एंगल के लिए, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा क्यू आर और बाय क्या, बी आर, बाय हो गया बी आर। इतना हो गया। अब ध्यान देना है, लाइट गया है कहां से, लिक्विड से गया है, किसमें, एयर में। तो यहाँ पर हम लोग देख कहां से रहे हैं, एयर से लिक्विड। तो यहाँ पर फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ ध्यान देना है, ये हो जाएगा म्यू एयर टू लिक्विड। देखो भाई, एयर टू लिक्विड, इधर से इधर लेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा साइन आर और बाय साइन आई हो जाएगा। इसको हम लोग लिख रहे हैं केवल म्यू, क्यों, या ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू एयर लिक्विड। तो ये हो गया म्यू लिक्विड बाय म्यू एयर। समझाए थे पीछे, ये दूसरे का ऊपर, पहले का नीचे, पढ़ना लिखना समझना, 3 बार समझाए थे इसमें भी। अब म्यू एल बाय म्यू ए, ये है साइन आर बाय है साइन आई। म्यू एल लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माने हैं, मीडियम के लिए म्यू, ये हो गया म्यू, ऊपर एयर है, क्या होगा 1। साइन आर का मान कितना निकला है, क्यू आर बाय बी आर। साइन आई का मान कितना है, क्यू आर बाय पी आर। यहां रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर यह आ जाएगा पी आर बाय क्यू आर होगा। क्यू आर क्या हो गया, कैंसिल। म्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी आर बाय बी आर। और यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू आर, म्यू इक्वल टू पी आर। पी आर क्या है भाई, यहाँ पर पी आर क्या है, पी आर यहाँ पे है और बी आर यहाँ पे है, यह हो गया पी आर और बाय बी आर। अब ध्यान देना है, क्योंकि ये जो लाइट यहाँ पर है, ज्योमेट्री से हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ज्योमेट्रिक का यूज होता है, जो 9-10 क्लास सब में पढ़ा है उस सब का उपयोग होता है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पे जो पॉइंट P है, ये इतना दूर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये पॉइंट इसके यहाँ बहुत करीब हो सकता है। तो व्हेन P
when r is very close to p, sorry q, when r is very close to q, जब r q के बहुत करीब हो जाए, तो r जब q के बहुत करीब होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें तो जगह कम है, यहाँ इधर हो गया सबका, देखो भाई यहाँ पे कंसेप्ट है, इफ r is very close to q, if r is very close to q, r क्या हो, q के बहुत करीब हो, क्यों हो, क्योंकि लाइट का रे का मामला है, ये इतनी दूर होगा, जो नहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नजदीक हो, जब नजदीक होगा तो यहाँ पे जो हम लोग पी आर लिखे हैं उसको पी क्यू लिख सकते हैं, देयरफॉर पी आर इक्वल टू पी क्यू, पी आर इक्वल टू पी क्यू, और ये जो बी आर लिखे हैं इसको बी क्यू लिख सकते हैं, बी आर इक्वल टू बी क्यू, तो पी आर जो है ये तब पी क्यू हो गया और बी आर जो है बी क्यू हो गया, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, म्यू इक्वल टू तब हो गया यहाँ पर पी आर के स्थान पर पी क्यू, ये हो गया पी क्यू, और ये बी आर के स्थान पर बी क्यू, तो ये हो गया बी क्यू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाई दैट म्यू इक्वल टू, इसको पी क्यू को क्या माने हैं, पी क्यू को क्या माने हैं टी, और बी क्यू को क्या माने हैं ए, इसका क्या फॉर्मूला आ गया, म्यू इक्वल टू टी बाई, टी क्या है रियल डेप्थ, ए क्या है एपरेंट डेप्थ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला हम लोगों को मिला, पिछले क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है, उसी तरह से यहाँ पर अब कह सकते हैं द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ इज refractive index of that medium. The ratio of real depth and apparent depth is equal to refractive index. यानी कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो देखो भाई, तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब हम लोग इधर से लिख सकते हैं, हेंस म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, इसको हम लोग रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के रूप में लिखते हैं, तो याद रखना है ये फार्मूला हम लोगों ने अभी डिराइव किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ भी होता है, इस पर भी कोई भी कंपटीशन हो, जीमेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, कोई भी कंपटीशन हो, एम्स हो, सारी कंपटीशन में इस सब फार्मूला पर क्वेश्चन आते रहता है, न्यूमेरिकल्स आते रहता है, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जब पढ़ाएंगे उसमें इसका देखना है, बहुत सारा उपयोग होगा इसका, तो याद रखना है अभी फार्मूला म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ या म्यू इक्वल टू टी बाय ए शॉर्ट में याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखो भाई, रिमेंबर पॉइंट, नंबर 1, और रेयर टू डेंसर
मीडियम। अब ध्यान देना है, फॉर रेयर टू डेंसर मीडियम। जब रेयर से डेंसर मीडियम होगा, हिंदी है विरल से सघन माध्यम, तो विरल से सघन माध्यम होगा तो म्यू का मान होगा T/A। नंबर 2, फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम। जब डेंसर टू रेयर मीडियम होगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा A/T। नंबर 3, एपरेंट डेप्थ फॉर ए मीडियम। एक माध्यम के लिए एपरेंट डेप्थ ए इक्वल टू फॉर्मूला होगा कितना, म्यू इंटू टी। ए इक्वल टू वहां से फॉर्मूला निकलेगा, मेन फॉर्मूला वो इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर इसका फॉर्मूला कहां से निकालेंगे। अगर यहां पर बात होगी तो ए इक्वल टू T/म्यू, T/म्यू होगा। और अगर हम लोग बात करें रेयर से डेंसर का, तो ए का मान T/म्यू होगा। और ये हुआ रेयर टू डेंसर, और अगर डेंसर टू रेयर लेंगे तो ए इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू टी, म्यू इंटू टी। रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। देखो भाई, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, जब प्रकाश विरल से सघन के लिए, विरल में से आदमी कहाँ हो, विरल माध्यम में, और नीचे की तरफ देखता हो कहाँ, सघन माध्यम में। जब सघन विरल से सघन में देखता है तब ये फॉर्मूला, जब सघन से आदमी कोई नदी के अंदर, पानी के अंदर है, ऊपर देख रहा है, तो वहां पर तब ये फॉर्मूला लगेगा। और ये इसी फॉर्मूला से ये निकला है। तो पहला दूसरा अगर समझ में आ जाएगा, तीसरा अपने समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यह हो गया, जब आदमी बाहर है तब नीचे देख रहा है पानी के अंदर, और ये जब आदमी पानी के अंदर है और ऊपर देख रहा है तब, और ये तो उसी से निकला है। अब आगे है, नंबर 4, एपरेंट शिफ्ट फॉर ए मीडियम। देखो भाई, एपरेंट शिफ्ट फॉर ए मीडियम, एक माध्यम के लिए एपरेंट शिफ्ट, यानी एक माध्यम के लिए आभासी विस्थापन। देखो भाई, पीछे बताए थे, फिगर में है T इक्वल टू A+S। फिगर जो भी पीछे पढ़ाए, फिगर में देखना है, T इक्वल टू है A+S, T का मान A+S है। तो T का मान जब ये पूरा T हो गया रियल डेप्थ, और इतना सा ऊपर में हो गया एपरेंट डेप्थ, और इतना सा नीचे में हो गया एपरेंट शिफ्ट, तो A+S कितना हो गया, रियल डेप्थ हो गया, A+S इक्वल टू T। अब ध्यान देना है, A+S जब T हो गया तो S कितना होगा, S हो जाएगा T-A, और यहाँ पर S इक्वल टू T माइनस A का फॉर्मूला, A का फॉर्मूला कितना है, T/म्यू,
तो ज्यादातर यूज होता है फॉर्मूला, क्योंकि आदमी हमेशा कहाँ रहता है, हवा में, पानी में तो नहीं रहता आदमी हमेशा, कभी कभी होगा, तो कभी कभी वो तो रेयर केस हो गया। तो जनरल मैन केस कौन हो गया, जब आदमी कहाँ देखेगा, हवा से पानी में। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे एपरेंट डेप्थ का, रियल डेप्थ बाय म्यू। अब यहाँ से टी का मान कॉमन हो जाएगा, तो टी जब हम लोग कॉमन कर लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो याद रखना है किसी एक मीडियम के लिए एपरेंट शिफ्ट का क्या फॉर्मूला है, T1 माइनस 1 बाय म्यू। एक मीडियम के लिए एपरेंट शिफ्ट का क्या फॉर्मूला है, T1 माइनस 1 बाय म्यू। अब इसी तरह से फॉर डिफरेंट मीडियम, फॉर डिफरेंट मीडियम द एपरेंट डेप्थ, डिफरेंट मीडियम के लिए अगर एपरेंट डेप्थ निकालेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN। इसका मान तब हो जाएगा A इजक्वल टू ये हो जाएगा T1 बाय म्यू 1, ये हो जाएगा T2 बाय म्यू 2, ये हो जाएगा T3 बाय म्यू 3 डॉट डॉट, ये हो जाएगा Tn बाय म्यू 1। तो बहुत सारा मीडियम पर अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये फार्मूला, एक मीडियम पर आता है तो वो फार्मूला पीछे जो बताए थे। अब यहाँ पर फॉर डिफरेंट मीडियम एपरेंट शिफ्ट का मान ये हो जाएगा T1, यहां से निकलेगा T1 1 माइनस 1 बाय म्यू 1। फिर दूसरा के लिए ये हो जाएगा T2 1 माइनस 1 बाय म्यू 2, यहां से निकल रहा है पहला मीडियम के लिए, फिर दूसरा के लिए, तीसरा के लिए, चलते रहेगा। और ये हो जाएगा डॉट डॉट, ये हो जाएगा Tn 1 माइनस 1 बाय म्यू 1। तो अब जितना मीडियम, दो मीडियम का न्यूमेरिकल देगा तो दो मीडियम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, तीन मीडियम का देगा तीन के लिए करेंगे, इसी तरह से दो मीडियम तीन मीडियम जिसका देगा उतना का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया ये केवल एक मीडियम के लिए एपरेंट शिफ्ट का है और ये डिफरेंट मीडियम के लिए है, और इसी तरह ये डिफरेंट मीडियम के लिए है, और पीछे जो बताए हैं 3 नंबर में वो केवल एक मीडियम के लिए है। तो 3 नंबर एपरेंट डेप्थ एक मीडियम के लिए है और 5 नंबर में डिफरेंट मीडियम के लिए। 4 में जो बताए हैं ये एपरेंट शिफ्ट एक मीडियम के लिए है और ये डिफरेंट मीडियम के लिए। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, फिर अगले क्लास में और आगे बढ़ेंगे। हमको कहानी और गप सुनाने का कोई हैबिट नहीं है, टू द पॉइंट बने रहना है, पढ़ाई पे ध्यान रखना है, मन से पढ़ना है और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।